बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने ये डिस्कशन करनी है कि जो विथहोल्डिंग टैक्स जब हम डिडक्ट करते हैं, जैसे सैलरी के ऊपर डिडक्ट करते हैं, उसके बाद रेंट के ऊपर करते हैं, फिर जो पेमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज उसके ऊपर करते हैं, या जो एडवांस टैक्स हम चार्ज करते हैं जैसे 236H है या जी है, तो उसकी पेमेंट करने से पहले हमने क्या 3 चीज़ें चेक करनी हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो सही रहे। हमें जो टैक्स जमा करवा रहे हैं वो बिल्कुल वही हो जो हम एक्चुअल में रियली वांट टू डिपॉजिट, यानी कि वही होना चाहिए। और तीसरी जो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर सही तरीके से आज ये चीज़ें चेक कर लेंगे तो फ्यूचर के अंदर हमें कोई मसला नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी का टैक्स जमा करवा रहे हैं तो बाद में उसने आपसे चालान भी लेना है। तो अगर वो चालान किसी भी वजह से ठीक नहीं है, अमाउंट की वजह से, उसके आईडी कार्ड की वजह से, सीएनएस की वजह से, तो ऑब्वियसली वो एक डिस्प्यूट पैदा होगा दोनों पार्टीज़ के दरमियान, यानी कि आपके और जो पार्टी जिसका आप टैक्स जमा करवा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एक टेक्निकल और प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसको अभी हम कंसीडर करने लगे हैं। वो ये है कि हमने जो पॉइंट होता है क्या, सीएनआईसी और एनटीएन को डबल चेक करना है। डबल चेक कैसे करना है कि अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि कुछ सेटअप में टैक्स और जो अकाउंट्स के लोग हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट सेपरेट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेपरेट है। या इवन स्मॉल सेटअप में जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है वो सेपरेट है, यानी कि जो पे कर रहा है पेबल में है, और जो टैक्स वाला है वो टैक्स जमा करवाता है। होता ये है कि एक फॉर एग्जांपल एक अकाउंट्स में जो भी कोई पेमेंट कर रहा है, यानी अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में वो एक कोई भी एम्प्लॉई है, तो उसने जब पेमेंट की, एक इनवाइस की, कोई भी एक इनवाइस थी फॉर एग्जांपल, तो उसने पेमेंट की, उसने जो भी सॉफ्टवेयर था या एक्सेल था जहाँ पे भी वर्किंग होती है, उसने क्या किया कि उसके आगे उसका सीएनएसी नंबर या एनटीएन लिख दिया कि जी ये मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट की है और उसके ऊपर मैंने 4000 टैक्स विदहेल्ड किया है और बाकी 96,000 मैंने पे कर दिया है। अब ये आईडी कार्ड या सीएनएसी नंबर कुछ सॉफ्टवेयर तो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं कि हम नरेशन के अंदर, यानी कि जो पेमेंट करते हुए डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं कि जी टैक्स डिडक्ट ऑन 1 लाख 4% एट अ रेट ऑफ 4%। आगे हम लिख देते हैं एनटीएन उसका है ये वाला। अब जो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जब भी पेमेंट करनी है, तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है, यानी कि जो जिसने पेमेंट करनी है टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने सॉफ्टवेयर से जो डाटा है वो डाउनलोड किया, या एक्सेल के अंदर कोई मेंटेन कर रहा है तो उसने वो शीट इससे ली और उसके बाद उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया। फॉर एग्जांपल टैक्सीबल अमाउंट वो ये कह रहे हैं कि जी 1 लाख है, और जो टैक्स रेट है वो ये हम कहते हैं 4% है, और जो डिडक्ट हुआ है टैक्स वो कितना है 4000 है। और यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि इसका सीएनएसी नंबर और इसका जो एनटीएन नंबर है वो हमारे पास ये वाला अवेलेबल है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पेमेंट कोड वगैरह मेंशन कर लेते हैं जो भी होल्डिंग स्टेटमेंट में आता है। फर्ज करो ये हमारे पास कोड आ गया है, उसके बाद हम पेमेंट कर देते हैं। तो अब किसी भी वजह से अगर इस बंदे ने आईडी कार्ड या सीएनएसी नंबर ठीक नहीं लिखा और आपने उसके डाटे पे रिलाई किया और उसकी बेस पे पेमेंट कर दी, तो होगा क्या कि वो एनटीएन या सीएनएसी नंबर अगर ठीक नहीं है तो वो पेमेंट तो हो गई। अब ये जो बंदा है जिसने टैक्स डिडक्ट करके डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, यानी कि उसने टैक्स को प्रॉपर तरीके से डिडक्ट करना है। जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिली है उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ठीक लिखें, लेकिन बहरहाल गलतियां हो सकती हैं क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है। तो अगर आपने उसको डबल चेक नहीं किया पेमेंट करते हुए तो वो गलती यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी। तो उस गलती को जो पहले उसने की है वो ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आके जब आप पेमेंट कर देंगे टैक्स की, तो उस टाइम ये ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के पास डाटा जा चुका होगा, सीपीआर जनरेट हो चुका होगा, और जब आप एक जो कोई ये पार्टी आपको आके कहती है कि जी मुझे चालान दें, तो वो देखेंगे कि नाम तो आपका ठीक आ रहा है वेंडर का, लेकिन जो इवन एम्प्लॉई का, लेकिन जो एनटीएन या सीएनएसी नंबर है वो ठीक नहीं है।
तो आप दोनों पार्टीज ए और बी के दरमियान डिस्प्यूट पैदा शुरू हो जाएगा। इसका मतलब युवा गलती कहाँ पे है कि इंटरनल गलती है, एक डिपार्टमेंट ने एंट्री की गलत और दूसरे डिपार्टमेंट में चेक नहीं किया। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है, जब भी आप डाटा डाउनलोड करें उसको डबल चेक करें। डबल चेक करने के दो तरीके हैं। नंबर वन तो ये है कि आप उसका जितनी भी ट्रांजैक्शन है, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हर महीने जितनी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 10 है, 15 है, 1 है, आप इंडिविजुअल आईडी कार्ड या सीएनसी नंबर को ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी पे जाके चेक किया करें। वहाँ पे जाके चेक करने का मकसद ये होता है कि अगर एक माह गलती हुई है तो अगले महीने गलती ना रिपीट हो। फॉर एग्जांपल, एक महीने आपने आईडी कार्ड या सीएनसी नंबर गलत रिपोर्ट कर दिया है, उसके नाम पे रॉन्ग टैक्स जमा करवाया है, लेकिन अगले महीने फिर आप यही हरकत करते हैं, तो ये एक सीरीज ऑफ मिस्टेक स्टार्ट हो जाएगी जो कि नेवर एंडिंग होगी। वो पता नहीं 1 साल बाद जाके पता चले, 6 महीने बाद पता चले, या कभी भी पता ना चले। जब एट द एंड जाके जब कोई आप चलान देते हैं या 1 साल के बाद जब कोई चलान मांगता है तो उस टाइम पता चलेगा भाई ये तो आईडी कार्ड जो इसका ठीक नहीं था, एनटीएन ठीक नहीं था। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, आपने जो आईडी कार्ड नंबर या एनटीएन नंबर है वो पेमेंट हर महीने करने से पहले उसको ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी पे लाजमी देखना है, ताकि कोई गलती रिपीट ना हो। आप ऑनलाइन एंटी इंक्वायरी पे क्या होगा कि यहाँ पे कहीं भी आपके पास वेंडर नेम आ रहा होगा, तो आप उस नेम के साथ कंपैरिजन करते जाएंगे, हाँ ठीक है इसका नेम उधर भी ये है, एनटीएन पे भी यही है, तो ये ठीक है, इसको हम जमा करवा सकते हैं। तो इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि डबल चेक करना हर एक स्टेप पे ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही टैक्स आप जमा करवाएंगे तो इंटरनल एरर की वजह से कंपनी को या आपके बिजनेस को या आपको इवन लॉस हो सकता है, क्योंकि आप इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। आप एज्यूम करें कि अगर उसने 100 ट्रांजैक्शन थी, उसमें से 10 गलत एनटीएन या आईडी कार्ड लिख दिए हैं, तो उसको ठीक करवाने की जो कॉस्ट है सीपीआर करेक्शन की वो कितनी ज़्यादा है। वो उसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा, अगली पार्टी से आप जनाब अंडरटेकिंग भी लेंगे, खुद भी आप विजिट करेंगे, तो डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट क्रिएट होती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए, उस कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आज आपने ये पहला स्टेप जो है लाजमी परफॉर्म करना है। ये अगर आपने परसों टैक्स जमा करवाना है तो आज वर्किंग शुरू कर लें, कल जमा करवाना है तो आज कर लें। अपने आप को इस तरीके से मैनेज करें कि 2 या 3 दिन या 1 दिन पहले, डेडलाइन से पहले आपको ये 1 दिन चाहिए कि आप सारी ट्रांजैक्शन को थॉरली चेक करें। ये आपका 1 दिन आपको बहुत ज़्यादा तरीकों में, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जॉब में, आपके जो रिस्क कंट्रोलिंग का पार्ट है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा जो पॉइंट है सबसे ज़रूरी है, जो इससे भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जो अकाउंट्स वाला बंदा है उसने एक एंट्री की, इसी एंट्री की एग्जांपल ने 1 लाख रुपए की उसने पेमेंट की, जो इनवाइस थी 4000 उसने टैक्स डिडक्ट किया और 96,000 की उसने इनवाइस कर दी। फॉर एग्जांपल ये एक वेंडर लेजर आपके पास मेंटेन है, तो वेंडर लेजर के अंदर उसने क्या किया कि लेट से उसका बैलेंस आ रहा था 5 लाख रुपए, एग्जांपल है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, उसने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, उसको डेबिट कर दिया और इसकी एंट्री उसने ये कर दी, यानी कि एंट्री नंबर 1 था। कुछ टाइम के बाद उसको याद आया कि यार ये 1 लाख की गलत पेमेंट हो गई है, ये 1 लाख की नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि अभी चेक इशू नहीं हुआ। आज उसने एंट्री की, अगले दिन आके अगली पार्टी ने या किसी भी वजह से कोई मसला आया तो उसको पता चला यार 1 लाख नहीं होना चाहिए, ये 1.5 लाख होना चाहिए या 2 लाख होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेमेंट करनी है 2 लाख की, तो 2 लाख रुपये यानी कि ये इनवाइस ही ठीक नहीं है, ये इनवाइस ही रिवर्स है, तो 2 लाख रुपये पे मैंने जो टैक्स है वो, या बल्कि इसको हम कम कर लेते हैं, वो कहता है जी 50,000 की इनवाइस को मैंने अभी पेमेंट करनी है, तो वो 50,000 के ऊपर जो टैक्स है वो ये डिडक्ट करता है और बाकी जो उसकी पेमेंट कर देता है। तो अगर आप ये, अब वो करेगा क्या कि वो इस एंटी को रिवर्स कर देगा। सबसे पहले तो इस एंटी को क्या करेगा, दोबारा क्रेडिट कर देगा, तो इम्पैक्ट क्या होगा, 0 पे ले जाएगा, फिर दोबारा वो 50,000 से डेबिट करेगा। तो अगर आपने ये चीज़ें चेक ना की, अब ये सारी चीज़ें जो टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स का लेजर है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेजर मेंटेन है, तो पहले विदहोल्डिंग टैक्स के लेजर में क्रेडिट हुआ 4,000, उसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स के लेजर में डेबिट हुआ 4,000, फिर विदहोल्डिंग टैक्स के लेजर में क्रेडिट हुआ 4,000, तो एक्चुअल में जो पेमेंट होगी वो क्या है, 2,000 रुपया, ना तो 4,000 है, ये भी ये डेबिट क्रेडिट 0 हो गया, तो पेमेंट हम कौन सी करेंगे, 2,000 रुपये की। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट करते हुए आपने विदहोल्डिंग टैक्स के डेबिट एंड क्रेडिट के जो लेजर्स हैं उसमें रिवर्सल को हाईलाइट करना है, उसको देखना है कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट्स ने रिवर्स तो नहीं कर दी, अगर आपने खुद की है तो फिर भी आपने हाईलाइट करना है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 4,000 आप एक ही पार्टी का टैक्स जमा करवाना था 2,000, आप कितना करवा देंगे,
6,000 रुपया। तो ये भी एक कंपनी के लिए लॉस है। आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, वो अगली पार्टी आपको कहेगी मैंने तो आपको इनवाइस ही 50,000 की है, आपने कैसे 6,000 रुपया जमा करवा दिया। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, वो थर्ड पार्टी यानी कि FBR के पास चली जाएंगी। और उसके बाद आपको पता है जब टैक्स ज़्यादा जमा होता है तो CPR करेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये उस सूरत में होगा कि अगर टैक्स हमारा NTN या CNSE नंबर चेंज हुआ है, ज़्यादा हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि वापस दे दें, वापस तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। तो ये पॉइंट पहले पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अपने इंटरनल अपने माइंड में कैसो भी बनाना है कि मैंने जब पेमेंट करनी है तो मैंने ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है। मैं अपने आप को जो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे बचाने के लिए आज ही टाइम स्पेंड करूंगा और ये चीज़ें चेक करूंगा। उससे अगला पॉइंट क्या है, ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि इसी चीज़ की एग्जांपल लें कि जो काउंट्स वाला था उसने एक एंट्री की 4,000 रुपये की, उसने पेमेंट 1 लाख की पेमेंट की, 4,000 रुपया टैक्स डिडक्ट किया और 96,000 का चेक दिया। अब ये जो इनवाइस थी ना, हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल ये इनवाइस थी अक्टूबर की, ठीक है। अब आके उसने पेमेंट कब की, आके ये इनवाइस अक्टूबर थी और पेमेंट उसने आके कर दी दिसंबर 22 में, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। तो दिसंबर 22 में वो पेमेंट कर रहा है, तो आपने चूँकि स्टेटमेंट जो होती है क्वार्टरली फाइल होती है, जैसे स्टेटमेंट इसकी अक्टूबर की अगर बात करें तो जुलाई अगस्त जो अक्टूबर, बल्कि आप यहाँ पे कंसीडर करें कि अक्टूबर इसकी एग्जांपल ना लें, हम ये कहते हैं ये पेमेंट थी सितंबर की और पेमेंट आके इनवाइस थी सितंबर की और पेमेंट आके हुई नवंबर में। तो अब आपको पता है कि विथहोल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल होती है। जुलाई से सितंबर तक की जो स्टेटमेंट है इसकी डेडलाइन है 20 अक्टूबर, यानी कि क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करने की डेडलाइन है कि हमने 20 अक्टूबर तक विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। और अगर विथहोल्डिंग स्टेटमेंट का आपने लेक्चर नहीं देखा तो इस चैनल के ऊपर एक लेक्चर पड़ा हुआ, उसको देख लें। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में हमने स्टडी की हुई हैं चीज़ें। एनीवेज ये चीज़ें जो अभी डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि 20 अक्टूबर को विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होनी है। अब फॉर एग्जांपल ये पेमेंट आपके पास आ रही है नवंबर के अंदर, तो ये ट्रांजैक्शन किस पीरियड की थी, फर्स्ट क्वार्टर की, पेमेंट हो रही है सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मैंने जो टैक्स पीरियड है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। तो एक चीज़ याद रखें कि ये स्टेटमेंट अच्छा नवंबर में फॉर एग्जांपल नवंबर 15 को जाके जनाब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ये देखें विथहोल्डिंग स्टेटमेंट 20 अक्टूबर की तो फाइल हो चुकी है, यानी कि पिछले क्वार्टर की 20 अक्टूबर तक हम फाइल कर चुके हैं। तो ये ट्रांजैक्शन ना तो फिर नवंबर में आएगी ना ही ये पिछले क्वार्टर में आएगी, क्योंकि जब टैक्स पीरियड आपने सेलेक्ट करना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने वो रेलिवेंट इनवाइस मंथ लाजमी सेलेक्ट करना है कि ये किस महीने की हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि किस डेट की पेमेंट है। उसकी रीज़न ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पार्टी है इसने सेल टैक्स रिटर्न के अंदर ये जो इनवाइस डिक्लेयर की हुई है ना, वो किस महीने में की हुई है, सितंबर के महीने में। तो आप नवंबर का पीरियड नहीं ले सकते, सम टाइम सिस्टम क्रॉस मैच भी करता है। हाँ, ये आपके लिए ज़रूर एक पॉइंट होगा कि आप ना तो विथहोल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टर 1 की जो फाइल की है उसमें ये डाटा आएगा, ना ही विथहोल्डिंग स्टेटमेंट जो क्वार्टर 2 की जब फाइल करेंगे उसमें आएगा, क्योंकि क्वार्टर 2 में इस वजह से नहीं आएगा कि वो डाटा वही शो करेगा जो उस क्वार्टर से रिलेटेड है। जब जमा करवाते हुए आप नवंबर दिसंबर सेलेक्ट करेंगे तो वही डाटा आएगा। तो लेकिन अब चूंकि जब आप नवंबर में पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आप सेलेक्ट कौन सा पीरियड कर रहे हैं, सितंबर, और सितंबर की स्टेटमेंट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, तो इसके लिए फिर 2 ऑप्शन होती हैं। अगर तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो विद इन 60 डेज हम विथहोल्डिंग स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस कम है तो ये भी तरीका एक्सेप्टेबल है। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमने पेमेंट कर दी है। अब होगा क्या कि विथहोल्डिंग स्टेटमेंट में लेट्स से 100 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन है पॉसिबल है वो 105 हो, जिसकी 5 की पेमेंट आपने नवंबर में जाके की है, इन 5 की पेमेंट। तो फ्यूचर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि विथहोल्डिंग स्टेटमेंट को रिकंसाइल करवाएं, तो आप उनको बता सकते हैं कि जी पेमेंट लेट हुई है। अब इसमें रिस्क क्या है, कानून ये कहता है कि जी आपने 15 दिन के अंदर टैक्स जमा करवानी है। सितंबर की पेमेंट हम जाके 2 माह में यानी कि नवंबर में जाके करवा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सवेयर केसेस में देखें तो वो जो 2 माह का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होगा यानी कि पेनल्टी होगी वो आपको चार्ज हो सकती है कि आपने 4,000 जमा करवाना था वो आपने नहीं करवाया, तो 12% डिवाइडेड बाय जो पर मंथ आप लें और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4,000 का जो 2% है वो आपसे क्लेम किया जा सकता है कि आपने पेमेंट लेट की है। तो इस वजह से जब भी आपने पेमेंट करनी है कोशिश करें कि जो पेमेंट्स हैं उस पीरियड से, किसी वजह से सम टाइम ये भी होता है ना कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी वजह से पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट्स होते हैं, पेमेंट आप लेट कर रहे होते हैं, गुड्स अभी नहीं आई, कुछ भी मसला हो सकता है, कोई क्लेम पेंडिंग है, कोई क्लेम कंप्लेन पेंडिंग है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए हैंडल करने के लिए आप डिफरेंट वेज हैं
लेकिन कोशिश किया करें कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर उस क्वार्टर की पेमेंट उसी क्वार्टर में रखें, ताकि फ्यूचर के अंदर आप ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है इनसे बच सकें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं, इसको बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया है। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं वहाँ पे हमने डिस्कशन की है कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। ये चीज़ें बेसिकली डायरेक्टली टारगेट हैं आपकी जॉब के ऊपर, आपके जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके ऊपर, और फ्यूचर के जो कंप्लाइंस है उसके ऊपर। तो इस वजह से पेमेंट करते हुए आपने सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।